उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, खराब स्वास्थ्य बताया इस्तीफे का कारण। अभी उनके कार्यकाल में 2 वर्ष थे शेष। 30 जुलाई को होगा निसार उपग्रह का प्रक्षेपण। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार। सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित होगा यह उपग्रह। बित्रा द्वीप के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। बित्रा द्वीप के निवासियों में विस्थापन का भय। द्वीप पर रक्षा बेस का होगा निर्माण। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र होगा स्थापित। कोयम्बटूर में स्थापित होगा यह उत्कृष्टता केंद्र। पश्चिमी घाट की 4 हॉर्नबिल प्रजातियों का किया जाएगा संरक्षण। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को मिला WSIS चैंपियन पुरस्कार 2025। सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय श्रेणी में मिला पुरस्कार। डिजिटल गवर्नेंस को पारदर्शी और सुलभ बनाता है मेरी पंचायत ऐप। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे का कारण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सलाह बताया गया है, जबकि उनके कार्यकाल के 2 वर्ष शेष थे। इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुच्छेद 67A के तहत दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका या कर्तव्यों का ग्रहण करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। हाल ही में श्रीलंका के वास्कोडिगामा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण वास्कोडिगामा श्री सुबुद्धि विहार के पवित्र परिसर में हुआ है। इस अशोक स्तंभ की स्थापना सम्राट अशोक के श्रीलंका को दिए गए योगदान और बौद्ध धर्म के प्रसार के सम्मान में की गई है। बता दें कि यह पहल भारत और श्रीलंका के आपसी सहयोग और बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की मुहिम का हिस्सा है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के 3रे राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि वास्कोडिगामा शहर श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के कलुटारा जिले में स्थित है। यहाँ स्थित वास्कोडिगामा श्री सुबुद्धि विहार एक प्रमुख बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति निर्माण का कार्य जनवरी 2024 में शुरू हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का राज चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ शीर्ष में 4 सिंह एक गोलाकार स्तंभ पर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं, जो स्वयं एक घंटी के आकार के उल्टे कमल पर स्थित है। इस स्तंभ के आधार पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक सिंह की उभरी हुई नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जो बीच में स्थित धर्म चक्रों द्वारा पृथक है। उल्लेखनीय है कि भारत के राज चिन्ह में मुकुट चक्र और कमल आधार शामिल नहीं है। हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्ट्रोक जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। ब्रेन स्ट्रोक टाइम टू एक्ट शीर्षक से यह अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है। बता दें कि भारत में हर 20 सेकंड में एक ब्रेन स्ट्रोक का मामला दर्ज होता है। ब्रेन स्ट्रोक या मस्तिष्क आघात को सेरेब्रोवास्कुलर दुर्घटना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह रक्त प्रवाह में किसी तरह की रुकावट या रक्त वाहिका के फटने के कारण हो सकता है। बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक खासकर रक्तस्रावी स्ट्रोक का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। आमतौर पर मस्तिष्क आघात के लक्षण अलग अलग होते हैं। इनके लक्षणों में प्रमुख रूप से शरीर में अचानक सुन्नपन या कमजोरी, बोलने में कठिनाई, दृष्टि संबंधी समस्याएं और संतुलन की कमी शामिल है। ब्रेन स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और रक्तस्रावी स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब रक्त का थक्का या अन्य रुकावट मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित कर देती है। वहीं रक्तस्रावी स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाती है और रक्तस्राव होता है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बढ़ जाता है। हालिया खबरों के अनुसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का प्रक्षेपण 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इस उपग्रह को GSLV F-16 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा।
बता दें कि इस उपग्रह को 734 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह प्रत्येक 12 दिन में संपूर्ण पृथ्वी का स्कैन करेगा, जिससे पृथ्वी की सतह की बहुत विस्तृत तस्वीरें प्राप्त होंगी। बता दें कि निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का संक्षिप्त रूप है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का संयुक्त मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की गतिशील सतहों, बदलते पारिस्थितिक तंत्रों और हिमखंडों का अध्ययन करना है। निसार प्राकृतिक आपदाओं, समुद्र तल में वृद्धि और भूजल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। गौरतलब है कि यह मिशन दोहरी रडार आवृत्तियों यानी एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करके पृथ्वी का व्यवस्थित मानचित्रण करेगा। यह दोहरे बैंड का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन है जो सभी मौसम स्थितियों में उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और सटीक सतह परिवर्तन माप को सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि निसार पृथ्वी की सतह के नीचे सूक्ष्म तल हलचलों का भी पता लगा सकता है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला यह पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। हाल ही में भारत सरकार ने ऑफशोर एरिया एटॉमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट नियम 2025 अधिसूचित किया है। बता दें कि यह नियम अब तटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम समुद्री क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम जैसे एटॉमिक मिनरल्स के अन्वेषण तथा खनन के लिए सख्त नियम लागू करता है। नियम 2025 के तहत केवल सरकारी इकाइयों और केंद्र सरकार द्वारा नामित निजी कंपनियों को ही समुद्री क्षेत्र में एटॉमिक मिनरल्स के अन्वेषण या खनन की अनुमति होगी। गौरतलब है कि ये नियम तभी लागू होंगे जब समुद्री क्षेत्र में यूरेनियम या थोरियम की सांद्रता एक निर्धारित न्यूनतम थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक हो। यदि सांद्रता थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगी तो ऑफशोर एरिया ऑपरेटिंग राइट नियम 2024 लागू होंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू एक गुणात्मक मान या सीमा है जो एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। बता दें कि यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत में यूरेनियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हालांकि थोरियम यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मुख्यतः तटीय राज्यों की मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। केरल और ओडिशा में समृद्ध समुद्री रेत भंडार है, जिनमें मोनाजाइट में 8 से 10% थोरियम पाया जाता है। लक्षद्वीप प्रशासन ने भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को हस्तांतरण करने के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वजह से बित्रा द्वीप के निवासियों में विस्थापन को लेकर भय पैदा हो गया है। गौरतलब है कि इस अधिग्रहण से बित्रा के निवासी प्रभावित होंगे, साथ ही इससे द्वीप समूह के मछुआरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण लैगून क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि बित्रा द्वीप प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है और यहाँ डिफेंस बेस स्थापित किया जाएगा। यह डिफेंस बेस कवरत्ती में स्थित INS द्वीप प्रकाशक और मिनिकॉय में स्थित INS जटायु जैसे नौसेना अड्डों को पूरक सहयोग प्रदान करेगा। वहीं बित्रा द्वीप की बात करें तो बित्रा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। यह अमिनी द्वीपीय उपसमूह का हिस्सा है। यह द्वीप लगभग 45.61 वर्ग किलोमीटर के विशाल लैगून से घिरा हुआ उच्च समृद्ध समुद्री जैव विविधता वाला स्थल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 271 है। इनमें से ज्यादातर लोग मछली पकड़ने और नारियल की खेती पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप शामिल हैं। बीते दिनों रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 5 भूकंप आए। इनमें सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। बता दी कि कामचटका प्रायद्वीप एक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। गौरतलब है कि कामचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इसके पश्चिम में ओखाटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर है। यह प्रायद्वीप प्रशांत और उत्तर अमेरिकी विवर्तनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है, जिससे यह अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। यहाँ 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, श्रीडिनी और वोस्तोचनी। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कामचटका नदी है, जो इसका मुख्य जलमार्ग है। उल्लेखनीय है कि कामचटका प्रायद्वीप में कामचटका के ज्वालामुखी स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ 150 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 सक्रिय हैं। क्लूचेवस्काय इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं भूकंप की बात करें तो साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। इन तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। यह उत्कृष्टता केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। इसके तहत पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली 4 हॉर्नबिल प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इन प्रजातियों में ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और भारतीय ग्रे हॉर्नबिल शामिल है। इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य हॉर्नबिल को संरक्षित करना है। बता दें कि हॉर्नबिल की कई प्रजातियां आवास हानि और जलवायु परिवर्तन के कारण संकटग्रस्त है। गौरतलब है कि हॉर्नबिल वन पुनर्जनन और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेट हॉर्नबिल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, भूटान, नेपाल और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारतीय राज्य केरल और अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी है। वहीं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे वर्ष 2007 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यह अभ्यारण्य केरल के नेनमारा, वज्राचल, मलयातूर और मयूर आरक्षित वनों से घिरा हुआ है। यह टाइगर रिजर्व कई स्वदेशी जनजातीय समुदायों जैसे कादर, मुदुवार, मालासार, मलाई मालासार, इरावलान और पुलायार का निवास क्षेत्र है। हाल ही में मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को WSIS चैंपियन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय श्रेणियों में दिया गया है। यह सम्मान WSIS+20 हाई लेवल इवेंट 2025 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। बता दें कि WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का संक्षिप्त रूप है। गौरतलब है कि मेरी पंचायत एप्लीकेशन का विकास ग्रामीण भारत में डिजिटल गवर्नेंस को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन भारत के 2.65 लाख ग्राम पंचायतों के 25 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाता है। यह ऐप पंचायत बजट प्राप्तियों, भुगतान और विकास योजनाओं के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं के विवरण तक रियल टाइम पहुंच प्रदान करता है। साथ ही यह ऐप ग्राम पंचायत विकास योजनाओं, परियोजना ट्रैकिंग, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, सामाजिक लेखा परीक्षा उपकरण, निधि उपयोग डेटा और जियो टैग्ड और जियो फेस्ड सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण तक पहुंच भी प्रदान करता है। बता दें कि यह ऐप 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसे ग्रामीण नागरिकों के लिए समावेशी और यूजर फ्रेंडली डिजाइन किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। अमेरिका ने यूनेस्को पर जागरूकता, विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को हटाने और विदेशी राहत प्रयासों के लिए धन में कटौती के बाद उठाया गया है। अमेरिका का यह निर्णय दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। बता दें कि इससे पहले भी वर्ष 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से बाहर कर दिया था। हालांकि बाद में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस निर्णय को पलट दिया था। वहीं यूनेस्को के बारे में बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर वैश्विक मानवता को सशक्त बनाना चाहती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसमें वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। गौरतलब है कि यूनेस्को सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करती है। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2. उनके कार्यकाल में अभी 3 वर्ष शेष थे। 3. भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ब्रेन स्ट्रोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ब्रेन स्ट्रोक या मस्तिष्क आघात को सेरेब्रोवास्कुलर दुर्घटना के नाम से भी जाना जाता है। 2. ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। 3. हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बित्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। 2. यह अमिनी द्वीपी उपसमूह का हिस्सा है। 3. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 300 है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हॉर्नबिल वन पुनर्जनन और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। 2.
कोयम्बटूर में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। 3 ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल और अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर वैश्विक मानवता को सशक्त बनाना चाहती है। 2. इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। 3. इसमें वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों अमेरिका द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले का समर्थन किया है। टीआरएफ एक पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसका गठन वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुआ था। इसे व्यापक रूप से लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा के नेतृत्व के कमजोर होने के बाद टीआरएफ का गठन किया गया ताकि आतंकवाद को एक स्थानीय और स्वदेशी स्वरूप दिया जा सके। हाल ही में सिक्किम के पाक्योंग जिले का याकतीन गांव आधिकारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। उल्लेखनीय है कि यह पहल स्थानीय उद्यमिता और युवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री की एक परिवार एक उद्यमी पहल के अनुरूप है। डिजिटल नोमैड वह व्यक्ति होता है जो तकनीक का उपयोग करके दूरस्थ तरीके से काम करता है और ऑनलाइन कमाई करता है, जबकि वह अपनी पसंद के विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए जीवन व्यतीत करता है। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के एलूर जिले में गोदावरी नदी में आई बाढ़ के कारण कई लोग विस्थापित हो गए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाया गया है और राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। बता दें कि गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, पीनगंगा, प्रवरा, मंजरा एवं मनेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बीते दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस अभियान या गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अधिनियम से भुगतान स्टेबल कॉइन्स के लिए एक औपचारिक विनियामक ढांचा स्थापित हुआ है। बता दें कि स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिनका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखना है। स्टेबल कॉइन रोजमर्रा के प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं जो बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के विपरीत मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि टीथर और यूएसडी कॉइन जैसे लोकप्रिय स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर द्वारा समर्थित है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन या नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक परिवर्तनकारी सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है जिसे विविध भारतीय डिजिटल विधान मंडलों को सुसज्जित और संचालित करने के लिए बनाया गया है। यह एप्लीकेशन सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रश्न और अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु एक सुरक्षित पृष्ठ प्रदान करता है। इस परियोजना का उद्देश्य देश के सभी विधान मंडलों को एक मंच पर लाना है जिससे विभिन्न एप्लीकेशन की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा संग्रह केंद्र का निर्माण हो सके। 24 जुलाई को भारत का 166वां आयकर दिवस मनाया गया। यह दिवस 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 में आयकर विभाग ने 9.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जिसमें अपडेटेड रिटर्न भी शामिल है। वहीं बीते 5 वर्षों में आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भारत के आयकर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल ही में स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से अंतिम पोत समुद्र प्रचेत का गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जलावतरण किया गया है। इन स्वदेशी नियंत्रण पोतों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस पोत परियोजना ने 72% स्वदेशी सामग्री के साथ स्थानीय उद्योग और एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन तथा कौशल संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन जहाजों में अत्याधुनिक प्रतिक्रिया उपकरण लगाए गए हैं। ये जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तेल रिसाव पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने में भारतीय तटरक्षक बल की मदद करेंगे।
हाल ही में गोवा राज्य सरकार कर्नाटक की कलसा बंडूरी योजना के खिलाफ महादेई नदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। कलसा बंडूरी परियोजना के तहत गोवा में स्थित महादाई नदी से पानी को कर्नाटक में मालप्रभा नदी बेसिन तक मोड़ने के लिए बांधों और नहर प्रणाली का निर्माण करना शामिल है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़ आदि जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। गौरतलब है कि यह परियोजना पहली बार 1980 के दशक में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच विवाद के कारण यह पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाई। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।